नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा। दोस्तों, कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर का अब अंदेशा है और इसमें जो सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है वो हमारे लंग्स पर देखने को मिला है। तो आज इसी मुद्दे पर बेबाक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पल्मोनरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर वेद प्रकाश जी। वेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक बात में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर आने का प्रेडिक्शन किया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आपका क्या मानना है? बीइंग एन एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि कब तक आएगी या कितनी सीरियस होगी? देखिए, जो तीसरी वेव के लिए प्रिडिक्शंस हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग एक्सपर्ट्स ने, अलग एक्सपर्ट ग्रुप ने जो एक बात कही है या रिकमेंडेशंस दी हैं, वो इसके जो एक वेव फॉर्म का जो बिहेवियर होता है किसी पेंडेमिक का, जो खासकर जैसे वायरल पेंडेमिक हुई जिनमें जो ट्रांसमिशन है वो एरोसोल ट्रांसमिशंस है, एयरबॉर्न इन्फेक्शंस हम लोग कह सकते हैं आम भाषा में। तो इनका एक वेव फॉर्म की तरह से चलता है और कोई भी पेंडेमिक एक सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग इन द सेंस कि जब वो वायरस शरीर में आता है तो शरीर उसके लिए एक प्रतिरोधक क्षमता तैयार करता है, और ये जो प्रतिरोधक क्षमता है ये उस वायरस को किल करती है। तो ये एक इम्यूनिटी, मतलब आगे के लिए जब वो दोबारा सेम वायरस आएगा तो फिर उस समय वो उतना अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी गियर्ड अप है, वो तैयार है उस चुनौती को निपटने के लिए। उसे आइडेंटिफाई भी कर सकता है और उसको किल भी कर सकता है। तो ये जब ये मेमोरी डेवलप हो जाती है या कॉम्बैट करने के लिए, जिनको हम लोग एंटीबायोटिक एंटीबॉडी टाइटर्स, आपने सुना होगा कि एंटीबॉडी जितनी बन गई, तो ये जो इम्यूनिटी जनरेट होती है ये एक सेल्फ लिमिटिंग है। इसी तरह से जितने लोग इसकी जद में आते चले जाते हैं, जो इन्फेक्शन की जद में आते हैं, वो इम्यून होते चले जाते हैं। और किसी भी पैंडेमिक को लिमिट करने के लिए एक इम्यूनिटी का लेवल पूरी जनता में होना चाहिए, जिसको हम लोग हर्ड कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो हर्ड इम्यूनिटी अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग इन्फेक्शंस में अलग अलग एस्टीमेट्स होते हैं। तो इसमें जो एस्टीमेट है वो लगभग 70% के आसपास है कि जब 70% पॉपुलेशन इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगी, रिकवर कर जाएगी, या फिर उसको इम्यूनाइजेशन के माध्यम से, वैक्सीनेशन के माध्यम से अचीव कर लेंगे, तो ये जो ट्रांसमिशन की जो चैन है वो ब्रेक हो जाएगी। फर्ज करिए जैसे 3 लोग अगर बैठे हुए हैं यहाँ पर, 2 इम्यून हैं, तो हम दोनों ना तो इस चेन को आगे बढ़ा सकते हैं, ना हमारी वजह से इनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए ये एक सेव हो जाते हैं। लगभग 1/3 पॉपुलेशन इसमें बच जाती है, क्योंकि चेन पहले ही ब्रेक हो चुकी होती है। इसी तरह से आपने देखा होगा, पहली फर्स्ट वेव आई, इसके बाद दूसरी वेव आई, क्योंकि दूसरी वेव में जो स्वरूप बदला वायरस का, उसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी कि पिछले वाले की मुकाबले 30 से 50 गुना ज़्यादा इन्फेक्टिव था। तो बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन बढ़ा और ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग इसकी जद में आए और काफ़ी नुकसान भी हुआ। काफ़ी जो सुविधाएं हैं वो कम पड़ गई व्यवस्थाएं। तो इसके लिए फिर होता है कि किस प्रकार से हम लोग ऐसी पेंडेमिक को लिमिट करने के लिए कंट्रोल्ड एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपोजर तब होता है जब हम किसी बीमारी को लेकर के, किसी वायरस को लेकर के ऐसे प्रिवेंटिव मेथड्स रखें जिससे कि ट्रांसमिशन स्लो हो जाए या रुक जाए। अल्टीमेटली होगा तो सबको इन्फेक्शन करके ही या इम्यूनाइज करके, लिमिटेशन जो हर्ड तैयार होगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा ये स्लो करना है प्रोसेस को, उसके लिए मेजर्स लिए जाते हैं, चाहे लॉकडाउन्स हों, चाहे कंटेनमेंट जोन हो, चाहे माइक्रो कंटेनमेंट हो, चाहे कर्फ्यूज़ हों। ये जितने भी मेजर्स हैं वो इसलिए कि कांटेक्ट कम से कम हो लोगों का, जिससे कि जो फैलने की जो एक रफ्तार है वो कम हो, ताकि हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो कम ना पड़े। कई जगह आपने सुना कि पिछली बार कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, या बेड की कमी हो गई, या सुविधाओं की कमी हो गई, दवाई की कमी हो गई। ये
अवॉइड करने के लिए ही लॉकडाउन्स, कंटेनमेंट, ये सब तरह के मेजर्स, जो कर्फ्यूज़ हैं, ये अपनाए जाते हैं। तो आपने आपने ये कहा कि 70% या तो लोग वैक्सीनेटेड हों या जिन्हें इन्फेक्शन हो गया हो। तो अभी आप लोगों की क्या स्टडी है, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव मिला के इन्फेक्शन से गुजर चुकी है, तो क्या एस्टिमेट आप लोग लगा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये सवाल का जवाब आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा या और आएगा। मैं बताऊं आपको कि जैसे अब सीरो सर्वे हुआ, इसके लिए सीरो सर्वे होता है कि हम लोग एंटीबॉडी का स्तर देखते हैं कि कितने लोगों में, क्योंकि आप देखेंगे कि सभी में इन्फेक्शन की वजह से, इस बीमारी की वजह से सिम्टम आना ज़रूरी नहीं है। कुछ बड़ी संख्या में, लगभग 80% तक ऐसे हैं जिनमें इन्फेक्शन हुआ लेकिन कोई सिम्टम नहीं आया, जिन्हें हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं। इसके बाद जो 20% बचते हैं उनमें माइल्ड होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ सीवियर होते हैं, जो आगे प्रोग्रेस करती है बीमारी और ये आईसीयू तक जाते हैं ऐसे मरीज़। तो अब इनमें चूँकि पता नहीं है हमें कि किस किस को इन्फेक्शन हो गया, कौन कौन ठीक हो गया, तो इसके लिए सीरो सर्वे में हम लोग एंटीबॉडी टाइटर्स देखते हैं, जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कि जो इम्यूनिटी का स्तर है वो कितने लोगों में डेवलप हो गया। तो एक अच्छी खबर ये है कि पिछले दिनों जो सीरो सर्वे हुए हैं, उस सीरो सर्वे में एडल्ट पॉपुलेशन का अगर एस्टिमेट्स हैं, उसमें लगभग 60 से 70% तक लोगों में एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं। और बच्चों का अगर देखें तो लगभग 55% तक, छोटे बच्चों में भी, जिसके लिए हम बहुत चिंतित थे कि शायद बच्चों को नहीं होगा। लेकिन इतनी तीव्रता थी जो दूसरी वाली लहर है उसमें, इन्फेक्शन की, जो इन्फेक्टिव होने की, उतनी तेज़ी से इन्फेक्शन बढ़ा कि कोई बचा नहीं। जिस घर में इन्फेक्शन हुआ, एक किसी को हुआ तो वो कोई नहीं छोड़ा, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे काम करने वाले हों, चाहे घर में रहने वाले हों, सब उसकी जद में आए हैं। इतनी तेज़ी से इन्फेक्शन फैला। तो इसलिए जो दूसरी लहर है उसमें बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्शन की जद में भी आए और इम्यूनिटी का जो लेवल है लोगों में बढ़ा। तो ये हर्ड जो तैयार हो रहा है वो, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस लहर का है। आपने कहा कि जिन घरों में इन्फेक्शन हुआ वहाँ बच्चों को भी इन्फेक्शन हुआ, लेकिन ये बार बार ये बात आती है कि बच्चों को इस बार ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है ये लहर। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि सही है, क्योंकि जिन घरों में हुआ वहाँ बच्चे पहले ही अफेक्टेड थे, बच नहीं पाए, भले ही सिम्टम्स ना आए हों। तो क्या तीसरी लहर के बारे में जो बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा रिस्की है और उसी हिसाब से तैयारियाँ भी की जा रही हैं, हॉस्पिटल्स भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ये कितना सही है? देखिए, अगर हम लोग देखें कि बच्चे एक तो घर में रहे हैं ज़्यादा, दूसरा स्कूल और उन पर भी पाबंदी रही है, बाहर जहाँ पे बच्चों के जाने की जो जगह हैं, चाहे उनके प्ले के जो स्थान हैं, खेलने के या घूमने के, या फिर कहीं पार्टी टाइम जैसे मॉल्स हैं या सिनेमा हैं, सब सारी एक्टिविटीज़ बंद रही हैं। इनको बंद होने की वजह से वो लोग कहीं नहीं गए। बच्चों को ये एज्यूम किया जा रहा है कि वो बच्चे घरों में ही हैं और बच्चे बड़ी तादाद में बचे हुए हैं इस इन्फेक्शन पे से। अब दो ही मामलों में थ्रेट आती है आगे, कि एक तो ये कि बचे हुए हैं, हम लोग ये माने कि वो इन्फेक्शन की जद में नहीं आए, या दूसरा, अगर ये जो वायरस है जो स्वरूप बदल रहा है लगातार, इसका कोई ऐसा स्वरूप सामने आए कि जो ज़्यादा खतरनाक हो। तो ऐसे में ये उम्मीद इसलिए की जा रही थी कि जो हमारे एडल्ट पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर इसकी जद में आ चुकी है और ये इम्यून हो चुके हैं, काफ़ी हद तक हर्ड इम्यूनिटी इनमें डेवलप हो गई है। वहीं बच्चों में ऐसा कम सोचा जा रहा था, लेकिन ये सोच के विपरीत आंकड़े हैं कि 55% तक लगभग बच्चों में ये इम्यूनिटी के लेवल दिखाई दिए हैं। इसका मतलब बड़ी तादाद में बच्चे अफेक्ट हुए। फिर भी चूँकि बच्चों की तादाद अभी भी सबसे कम है, एडल्ट पॉपुलेशन में ज़्यादा है, और दूसरी बात सबसे खास ये रही कि अभी जो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन के जो ऑप्शंस हैं वो बच्चों के लिए नहीं थे, इसलिए ये तैयारियां की गई हैं सरकार द्वारा। और आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो इमोशंस हैं वो छोटे बच्चों के लिए, तो इसलिए भी एक जिम्मेदारी के साथ तैयारी करना, ये एक प्रिपरेशन है आगे की वेव के लिए, जिसमें कि बच्चों को प्रिडिक्ट किया गया था कि शायद ज़्यादा
बड़ी तादाद में ये जद में आ सकते हैं, तो उसी की तैयारी की गई है जी। तो ऐसे जब हालात ये हैं कि अभी हम तीसरी लहर की तैयारी में हैं और तमाम तरह के अलार्मिंग सिचुएशन है, तो आपको लगता है कि जो स्कूल खोले गए हैं वो सेफ है बच्चों के लिए? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। मैंने पिछली बार भी कहा, अभी भी है कि जो बच्चे जहाँ पे हम लोग ये मान रहे हैं कि इनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है या ज़्यादा संख्या में नहीं हुआ है, तो ऐसे में दूसरा जो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो मेजर्स हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका अनुपालन करेंगे, ये भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जानती हैं स्कूल में बच्चे हैं, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, कैसे मिलेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे आपस में। और अगर ये पूरे फुल स्विंग में अगर ये कक्षाएं चलती हैं, तो एक नई चेन फॉर्म करने के लिए एक एक स्ट्रेटा तैयार हो सकता है, जो कि एक नई चेन बना सकता है। इसलिए बहुत कॉशियस रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं उसमें कि किस प्रकार से हमें बच्चों को करना है, कि 2 पालियों में करना है, आधी आधी स्ट्रेंथ को अलाउ किया है, दूरी पे बैठना है, वेंटिलेशन को प्रॉपर रखना है, और बहुत सारे एहतियात, जो एहतियात आपके चाहे हैंड हाइजीन हो, चाहे रेस्पिरेटरी हाइजीन हो, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको अनुपालन कराना हो, ये तमाम बातों को बहुत ही कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। और अगर कहीं आउटब्रेक की ऐसी खबरें आती हैं, तो आगे उसी हिसाब से कदम बढ़ाए जाएंगे कि कौन से इसको कंटेन किया जाए, कहाँ क्लोज किया जाए, कहाँ लॉकडाउन, कहाँ कर्फ्यू, कहाँ पे स्कूल्स को बंद करने की बात। तो ये मेजर्स भी लगातार ऐसी स्थिति में लिए जाएंगे जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, तो ये परिस्थिति जन्य होंगे जी। एक अहम सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से नए म्यूटेंट की बात की जा रही है कि डेल्टा प्लस या तमाम तरह के जो भी नाम आप लोगों ने साइंटिफिक नाम इनको दिए हैं म्यूटेंट्स को, ये ज़्यादा ख़तरनाक है या ये वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी रिस्क है, इसमें कहीं ना कहीं वो आगे फिर से इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो कितना किस हद तक ये रिस्क फैक्टर्स लोगों के लिए अभी भी एक्टिव हैं? देखिए, रिस्क इसलिए बना हुआ है कि आप देखेंगे ये आरएनए वायरसेस हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये चेंज करते हैं अपने आप को, स्वरूप बदलते हैं बहुत तेज़ी से। और आप देखेंगे जिसमें हम लोग एक अगर कॉमन फ्लू जो होता है उसकी बात करें, तो भी हम लोग आपको पता होगा, पिछली बार भी बात हुई कि किस तरह से ये जो फ्लू का वैक्सीन है हर साल बदलता रहता है, क्योंकि हर वर्ष वो उनका स्ट्रेन बदलता है। तो पिछला जो वायरस हुआ उसी का हम लोग लेकर के आते हैं अगले साल, लेकिन वो तब तक और बदल चुका होता है। तो इसलिए बहुत फ्रीक्वेंटली इनको वैक्सीनेट करते हैं, हर साल नए वैक्सीन के साथ में वैक्सीनेट करते हैं। तो जब ये स्वरूप बदल रहा है लगातार, तो अभी कोई कह नहीं सकता, कहीं पे भी हम लोग नहीं कह सकते कि किस तरह का वेरिएंट आ जाएगा जिसके लिए हम सब लोग कंसर्न होंगे या जिससे हम लोगों को वरीड होने की ज़रूरत है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि हमें अभी लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए, सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर छोटे बच्चे को हम बचाना चाहते हैं, तो कम से कम उसके आसपास जितने लोग हैं, उसकी मदर हैं, उसके फादर हैं, भाई हैं, बहन हैं, माँ बाप के साथ साथ दादा दादी, नाना नानी, जो भी लोग हैं, उन सबको इम्यूनाइज करा दें, उन सबको हम लोग वैक्सीनेट कर दें। छोटा बच्चा अभी वैक्सीन ट्रायल में है, तो वैक्सीन जैसे ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो उनको भी लगेंगे। तो हर्ड को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक तो कंट्रोल्ड एक्सपोजर जो हुआ है, लगातार हुआ है, और दूसरी जो वेव रही उसमें थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर हो गया, फिर कंट्रोल किया गया। तो ये एक्सपोजर के साथ में उससे हर्ड अचीव हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी। और दूसरा जो वैक्सीन है, 100% लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए जो लक्ष्य है, उसको लेकर के दुनिया भर का सबसे बड़ा प्रोग्राम देश में चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि सबको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए और सबको वैक्सीनेट कराना चाहिए। ये अब तक जो टारगेट अचीव हो चुका है, लगभग कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक लोगों को पहली डोज लग चुकी है, तो इसका कितना असर आपको लगता है कि आगे रहेगा और इसके बाद जो आने वाले हालात हैं उसमें कंट्रोल में रहेंगे? देखिए, बड़ी संख्या में अभी पहली डोज लगी है लोगों को, और लगभग 18-20% पॉपुलेशन को अभी
जो दूसरी डोज है वो भी दोनों डोज लग चुकी हैं। तो अब ये देखना है कि हमें जल्दी से ये अचीव करना होगा कि 70% पॉपुलेशन ससेप्टिव जो पॉपुलेशन है 70% उसका हिस्सा जल्दी से जल्दी कवर करना होगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, चाहे अवेलेबिलिटी की बात हो, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो वैक्सीन्स के, या ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को अवेलेबल करने की बात हो। उस पर लगातार सरकार काम कर रही हैं और जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है लगातार काम कर रही है। जैसे ही ये तादाद बढ़ेगी तो ये रफ्तार भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और तेज़ी से वैक्सीनेट कर पाएंगे, इस तरफ लगातार काम हो रहा है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने में आ रही है डॉक्टर साहब कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। वो थोड़ी थोड़ी कुछ भी होता है तो उनके थ्रोट इन्फेक्शन या कॉफ या फीवर इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही हैं। तो ये इसके लिए आपको क्या लगता है कि एक चिंता करने की बात है या नेचुरली वो रिकवर होंगे? देखिए, कोविड के जो पेशेंट रहे हैं उनमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी हुए हैं। निमोनिया भी उनको हुआ है और लगातार ऑक्सीजन भी देनी पड़ी है। लंबे समय तक आईसीयू और हॉस्पिटल्स में रहने का भी उनको ये अवसर मिला है। तो ऐसे में जो ओवरऑल जो एक इफ़ेक्ट होता है हॉस्पिटल एडमिशन का या आईसीयू एडमिशन का, आईसीयू इलनेस का, तो ये क्रिटिकल इलनेस अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है जो कि कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देता है। तो इसी में इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, जिनको शरीर कमज़ोर लग रहा है, बार बार उनको फिर से समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए और अपने एक्सपर्ट के टच में लगातार रहें और उनसे एक अपना परामर्श भी लेते रहें और उनको जब भी ऐसा हो तो तत्काल एडवांस में ही उनकी जो एडवाइस है उसको लगातार फॉलो करें। और जो यात्रा करते हैं ज़्यादा लोग ट्रैवलर्स होते हैं उनको क्या लगता है, आप किस तरह के प्रिकॉशंस के लिए आप कहेंगे? देखिए, ट्रैवलिंग का तो मैं ये कहूँगा कि मिनिमम ट्रैवल करना चाहिए। इस समय ये पार्टी टाइम नहीं है। अभी इतनी बड़ी दुश्वारियों को हमने झेला है, इतनी वेव, अभी फर्स्ट वेव की बात हो चाहे सेकंड की हो, बहुत सारे हम लोगों ने माइग्रेंट लेबरर्स की बात हो या तमाम तरह की लॉकडाउन्स, उसमें जॉबलेस हुए हैं लोग, बिजनेस में नुकसान हुआ है, जीडीपी गिरी हैं, बड़े बड़े देशों की स्थितियां ऐसी हुई हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को बहुत संयम से काम लेने की ज़रूरत है। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये चूँकि एक ब्लैंकेट की तरह है, ये सब पे काम करने वाला है। चाहे कोई सा ही वेरिएंट आ जाए, चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, उसमें सभी में ये काम आएगा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें हैंड हाइजीन, जिसमें हाथ धोना है या सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, या रेस्पिरेटरी हाइजीन, कम टच नहीं करें बिना हाथ धोए, नाक को, मुंह को, आँखों को टच नहीं करें, और मास्क पहने। खांसी आ रही है तो कोने में जा कर के करें या मुंह पे कुछ लगा कर के करें। इस तरह का जो व्यवहार है और दूरी बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैवलिंग को कम से कम करना है, लोगों को कम से कम मिलना है, इकट्ठे नहीं होना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचना है, और अगर मिलना बहुत ज़रूरी हो तो खुले में मिलें। यदि खुले में नहीं मिल सकते हैं तो कमरे में मिल रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खुले हों, और यदि एसी में मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई एग्जॉस्ट या कुछ चलता हो, जिससे कि ये जो वेंटिलेशन है ये प्रॉपर हो सके, और जो एक माध्यम जो बीच में ये एयर का है ये वहाँ से डिस्पर्स होता रहे। तो ये मेजर्स लेना बहुत आवश्यक है। अभी ये पार्टी टाइम नहीं है जी। एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब कि अभी जिस तरह से हमने देखा दूसरी लहर में शायद सरकार ने तैयारी की थी लेकिन वो काफ़ी नहीं पड़ी, या जितना अंदाज़ा लगाया था वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट मिल नहीं पाया लोगों को। तो अब जो इस बार के लिए जो तैयारी है सरकार की, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं आप लोग? देखिए, तैयारियां नाकाफ़ी साबित हुई, कई देशों में हुई हैं। ये हमारा भारत देश इससे अकेला नहीं है। बड़े बड़े देशों में जो बड़ी महाशक्तियां हैं उनकी भी कमर टूट गई, वो भी क्रिपल किए हैं।
तो अगर बड़ी संख्या में एकाएक ये स्प्रेड होगा तो फिर हमें कंट्रोल्ड एक्सपोजर की तरफ जाना होगा, जिससे कि जो वेरिएंट आ रहा है उस वेरिएंट का एक्सपोजर कंट्रोल्ड हो और कम लोग उसकी जद में आए और धीरे धीरे वो एक्सपोजर हो, जिससे कि हमारी जो व्यवस्था है नाकाफ़ी साबित ना हो। तो ये ज़रूर है कि तैयारियां हम लोग करते हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा एकाएक उसकी जद में आ जाता है और उसे आवश्यकता पड़ती है हेल्थ केयर सिस्टम की, तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। और लगातार हम लोग ये मांग भी करते हैं कि कैसे हम इस जीडीपी में जो 1-2% खर्च होता है हेल्थ पे उसको आगे बढ़ाएं। और अगर आपने भी कहा कि ये तीसरा विश्व युद्ध है, तो अगर जैविक विश्व युद्ध की बात होगी या जैविक लड़ाई की बात होगी, तो जैसे सेना के साजो सामान की तरह भी हम लोगों को ये हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर वेद प्रकाश, जिन्होंने आज हमसे की बेबाक बात और हमसे साझा की कई ऐसी जानकारियाँ जो आने वाले दिनों में आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं, आपको सेफ रख सकती हैं। बेबाक बात में आज बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।